एक्सक्लूजन फ्रॉम कंसोलिडेशन, क्या ऐसा कोई एसोसिएट है, या मान लो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में 30% स्टेक खरीदा, लेकिन बी लिमिटेड अगर बी लिमिटेड के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट टेम्पोररी है, विद इन 1 साल में उसको बेच देने वाले हैं, तो फिर हम लोगों को AS23 लगाने का जरूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे सर AS23 नहीं लगाएंगे तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कैसे लिखेंगे? जैसे AS13 में इन्वेस्टमेंट लिखते हैं ना, नॉर्मल AS13 लगा करके बस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे लिख दिया, कोई गुडविल शुडविल नहीं निकलेगा, कोई एसोसिएट का प्रॉफिट हम लोग ऐड नहीं करेंगे, सिंपल AS13 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कर देंगे। तो अगर एसोसिएट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट है लेकिन एसोसिएट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंसोलिडेशन, डोंट वरी, इन्वेस्टमेंट के रूप में लिखा जाएगा। इक्विटी मेथड के जो ए से एम पैराग्राफ थे यूज नहीं होंगे, इन्वेस्टमेंट AS13 के हिसाब से कॉस्ट पे लिख दिया जाएगा। सर अगर करंट इन्वेस्टमेंट हुआ तो वो जो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर AS13 में पढ़ते हैं वैसे हो जाएगा। 2, अगर एसोसिएट इज ऑपरेटिंग अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन विच इंपेयर्स इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर द फंड्स टू द इन्वेस्टर, जो मैं बोलता था कि अगर मान लो एसोसिएट पाकिस्तान में बना हुआ है और पाकिस्तान एनिमी कंट्री डिक्लेयर हो गया, अब पाकिस्तान से इंडिया में फंड ट्रांसफर कभी होगा ही नहीं, तो ऐसा एसोसिएट को भी कंसोलिडेशन नहीं करने का है। सो 2 टाइप्स ऑफ एसोसिएट्स, 1 इज शॉर्ट टर्म एसोसिएट एंड 2 इज एसोसिएट इन पाकिस्तान। हम लोग उनको कंसोलिडेट नहीं करेंगे, AS23 यूज नहीं करेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट की तरह रिकॉर्ड होगा, दैट विल बी रिकॉर्डेड एज पर AS13 नॉट एज पर AS23। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ, कि मान लो एक एसोसिएट है, हमने खरीदा 30% स्टेक, हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग उसके अंदर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, गिरा रहे हैं। वही मान लो 4 लाख वाला इन्वेस्टमेंट था, अब बढ़ करके वो 7 लाख हो गया है और 30% स्टेक ही है। अब मान लो हमने 5% स्टेक और खरीदा, तो क्या करना है? 5% स्टेक का मान लो हमने 1 लाख रुपया पेमेंट किया आज के दिन, तो कुछ नहीं, 1 लाख रुपया को 7 लाख में ऐड कर दो, कर दिए, और 1 लाख रुपया 5% का नया गुडविल निकाल लो आज के दिन के हिसाब से। जैसे 30% का निकाले थे ना, वैसे ही इन्वेस्टमेंट माइनस प्रोपोर्शनेट इक्विटी करके गुडविल निकाल लो, और उस गुडविल को, उस वाली गुडविल जो 1 लाख की गुडविल पुराने वाली थी ना, उसमें ले जाकर के ऐड करके इनर कॉलम में दिखा दो, दैट्स इट। तो फिर सेम ही तो काम करना है जो शुरू में 30% के लिए किए थे। आंसर इज यस। डिस्कशन में डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, पर आपके क्वेश्चन नहीं आता बोलकर के आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। आइए 4 नंबर पैराग्राफ, एडिशनल स्टेक अक्वायर्ड। इफ द इन्वेस्टर अक्वायर्स एडिशनल स्टेक इन द सेम एसोसिएट, अमाउंट पेड, जो 1 लाख हमने नया पेमेंट किया, विल बी एडेड विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 7 लाख विल बिकम 8 lakhs। एडिशनल गुडविल विल बी कंप्यूटेड फॉर दिस 5% स्टेक, मान लो 10,000 रुपया का आया, वो पुरानी गुडविल के साथ विल बी एडेड एंड विल बी शोन इन द ब्रैकेट ओनली। नाउ कम्स द लास्ट पैराग्राफ। मान लो हमारे पास एक एसोसिएट था, 4 साल पहले से था, और हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कर रहे थे उसका AS13 के हिसाब से, कंसोलिडेशन मेरे को अलाउड ही नहीं था। अब मान लो आज से मेरे को बोला गया स्टार्ट अप्लाइंग AS23, यू हैव टू कंसोलिडेट योर एसोसिएट। तो क्या करना है? जब भी कोई AS पहली बार एप्लीकेबल होता है ना, तो आपने एक चीज देखा होगा, एक ट्रांजिशनल प्रोविजन की, भाई हम पुराने से नए में शिफ्ट हो रहे हैं तो ट्रांजिशनल काम करना है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या बोला AS23 के लिए, कि बोला आप एक काम करो, आपका 4 साल पुराना एसोसिएट है ना, पहले आप अपनी बैलेंस शीट में देख लो एज पर AS13, कुछ तो आप रिकॉर्ड किए होंगे, वो आपकी बैलेंस शीट में कितना लिखा हुआ है। मान लो किसी ने बोला 4 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। अब 4 साल से AS23 लगा के रेट्रोस्पेक्टिवली आज मतलब जिस साल आपके ऊपर ये AS एप्लीकेबल हुआ 23, उसका फर्स्ट डे, माने अगर आपने ऊपर एप्लीकेबल हुआ 24-25 में, तो 1/4/24 को ये वाला काम करना है, 1/4/24 को, माइंड इट, फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो उसके हिसाब से AS23 का रेट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन कर लो, गुडविल निकाल लो, निकाल लिए, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ गिराओ 4 साल तक जैसे करने बोले थे। सर करके आया बैलेंस शीट में 7 लाख रुपया, तो सर अभी तो अपनी बैलेंस शीट में 4 लाख में लिखा हुआ है ना, अब आपको 7 लाख में लेकर के जाना, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करना है। कर दिए सर, 3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को बढ़ाना है, बढ़ा दिए सर। क्रेडिट किसको करेंगे? आंसर इज रिटेन्ड अर्निंग्स।
रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो सरप्लस होता है ना, उसमें जाकर के ऐड कर दो। सर करंट ईयर के P&L में नहीं होगा? नहीं, कोई भी ट्रांजिशनल प्रोविजन का एडजस्टमेंट करंट ईयर P&L में नहीं होता, रिटेन्ड अर्निंग में होता है। तो सर फिर तो इन्वेस्टमेंट पूरा AS 23 के हिसाब से वापस आ गया, वही तो करना है। ट्रांजिशनल प्रोविजन कहता है रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट होगा। और करेंट ईयर का जो 24-25 का प्रॉफिट है, मान लो उसने 2 लाख रुपया कमाया, तो उसका 30% निकाल करके इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दीजिए करंट ईयर में। करंट ईयर विल बी नॉर्मल AS 23। 1424 यानी बिगिनिंग में ही हम लोग रीस्टेट कर देंगे। आइए पढ़ते हैं। ऑन द फर्स्ट डेट 1424 when this AS becomes applicable for the first time, we are to compute the carrying amount of investment as if equity method was applied from the beginning, 4 साल पहले से retrospectively. Compare this amount with the balance sheet investment amount, 7 लाख को 4 लाख से compare. Adjust the difference with retained earnings and follow AS 23 in the current year as usual. So बच्चों AS 23 consolidation of an associate equity method application कितना easy है आपने देखा। अगर मान लो मैं एक तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने डालता हूं कि भाई 1420 सेम फिगर देता हूं, 1421 को हमने एक सब्सिडरी में एसोसिएट में 30% स्टेक खरीदा 4 लाख रुपया दे करके। उसके बाद एसोसिएट ने 2 लाख रुपया का प्रॉफिट कमाया और 1 लाख रुपया का डिविडेंड दिया। तो 2 लाख का जो प्रॉफिट कमाया 60,000 रुपीज वो इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा, और 1 लाख का जो 30% डिविडेंड हमको मिला वो इन्वेस्टमेंट से कम हो जाएगा। तो क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपनी बैलेंस शीट में आ जाएगा 4,30,000। ऐसा एक कैलकुलेशन का सम अपने आ सकता है। साथ में अगर बोल दिया कि एसोसिएट कंपनी को 60,000 रुपीज का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, तो 18,000 रुपया और ऐड कर दो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का, 430 विल बिकम 4,48,000। इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर 4,48,000 हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट निकालने का ही सम है, और इसमें ज्यादातर करके इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट निकालने ही बोला जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। दिस इज हाउ वी डू कंसोलिडेशन ऑफ एन एसोसिएट। दिस इज हाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 इज यूज्ड, इक्विटी मेथड इज यूज्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। बाकी सारे सम्स आप बुक से कर लेना, जो मेरे क्लास वर्क के सम्स है, होमवर्क के सम्स है, वो आप बुक से कर लेना। चलो बाय बाय।